लाल किताब की दुनिया में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैंने पिछले वीडियो में ज़िक्र किया था कि मैं कुछ हल्के फुल्के लेकिन महत्वपूर्ण विषयों पर लाल किताब के आपसे शेयर करूंगा। वो इसलिए कि जो हमारा चलता हुआ वीडियो है वो दिमागी खाने और कुंडली के खाने और इल्म सामुद्रिक से रिलेटेड है। तो मैंने आपसे बोला था कि ये टॉपिक थोड़ा भारी होता जा रहा है, तो बीच बीच में कुछ हल्के फुल्के टॉपिक लेकर मैं आऊँगा। लेकिन हल्के फुल्के ऐसा नहीं होगा कि वो महत्वपूर्ण नहीं होंगे, वो ही महत्वपूर्ण होंगे और लाल किताब के अध्ययन में वो बहुत फ़ायदेमंद भी साबित होंगे, सहायता भी देंगे। लेकिन बीच में एक प्रॉब्लम आ गया। मैंने एक सज्जन की कुंडली डिस्कस की थी जिनके लग्न के बारे में कन्फ्यूजन था कि मेष लग्न है कि वृषभ लग्न है कि कुंडली है। तो वो मैंने अपने हिसाब से वृषभ लग्न की निकाली। तो उसके ऊपर से बहुत से विद्वान दर्शकों ने मुझसे अनुरोध किया कि ये किस तरह किया, इसके बारे में स्पष्टीकरण दीजिए। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि मैं इन विषयों पर बहुत बाद में आता कि जब लाल किताब की ये चैप्टर्स पूरे हो जाते, उसके बाद मैं कुंडली एनालिसिस और उसके बारीकियों पर आता, तब ये चीज़ सही होती। तो ये एक प्रीमेच्योर टाइप की चीज़ हो रही है, लेकिन फिर भी आपका अनुरोध मेरे लिए आदेश है। तो मैं इसको एक टिप टाइप का ही मानूंगा कि मैं आपको कुछ सूत्र दे रहा हूँ जिस हिसाब से मैंने इसको कुंडली को एनालाइज किया है या लग्न फिक्स किया है, वो मैं आपको टिप दे रहा हूँ। और जैसा कि मैं पहले भी बोलता आ रहा हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि मैं जो एनालिसिस कर रहा हूँ वो 100% सही है। वो मेरे अपने ओपिनियन है, मैंने जो अपने अनुसंधान में पाया है, और लाल किताब के बेस के ऊपर से मैंने कुछ डाइवर्शंस निकाले हैं कि हम लाल किताब को बेस मानते हुए ये भी कर सकते हैं और दूसरी चीज़ें भी कर सकते हैं जो लाल किताब में नहीं बताई गई हैं, लेकिन उसके सिद्धांतों से अलग हटकर नहीं। क्योंकि लाल किताब ने ये नहीं बोला कि आप हमेशा हमारे उंगली थाम के ही चलिए। लाल किताब ने आपको उंगली थाम के एक रास्ते पर डाल दिया और ये एक्सपेक्ट किया है कि आप इस रास्ते पे स्वयं चल के एक्सप्लोर करेंगे। वही मैंने किया है। स्वागत है आप सभी लोगों का। तो मैं जैसे बता चुका हूँ पहले अभी कि मैं कुछ और रेगुलर वीडियोस बनाना चाह रहा था, लेकिन आपके अनुरोध पर मैं ये वीडियो एक स्पेशल एनालिसिस के तौर पे डाल रहा हूँ। एक सज्जन की कुंडली है जिस पे आप लोगों ने ये अनुरोध किया था। तो आपका जो अनुरोध है वो मेरे लिए आदेश है, तो मैं इस पे आ रहा हूँ। जितना मुझसे हो पाएगा भी मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे कई और भी चीज़ें अभी करनी बाकी हैं, इसीलिए मैं इसको आखिरी में बताना चाह रहा था। इस वीडियो में मैंने जो विश्लेषण किया है वह मैंने लाल किताब के आधार पर और अपने स्वयं के अनुसंधान के हिसाब से किया है। तो यह मेरा क्लेम नहीं है कि मैं जो कह रहा हूँ सही है। आप इसको अपनी कसौटी पर परखें और फिर देखिए। मैं तो इस बात का ही हामी रखता हूँ कि सिद्धांत लाल किताब के हों, लेकिन लाल किताब के सिद्धांतों के आधार पर विश्लेषण भी स्वयं का होना बेहद ज़रूरी है। तो मैं इसी आधार पर कुंडली का विश्लेषण दे रहा हूँ। इसके बाद मैं अपने रेगुलर वीडियो जो मैं बता रहा था कि लाल किताब की हल्के लेकिन महत्वपूर्ण विषय के ऊपर होंगे, वह देना शुरू करूँगा। तो इस प्रकार कुंडली के ऊपर जनरल पब्लिक में मैं डिस्कशन कर रहा हूँ और इस प्रकार के डिस्कशन में आगे जब समय मिलेगा तभी करूँगा, बीच में नहीं आऊँगा। क्योंकि कई मर्तबा लोग अपनी कुंडली के सार्वजनिक विश्लेषण के लिए उनका ऑब्जेक्शन रहता है। इसमें तो खैर नहीं है, लेकिन मैं ये एक सेफ साइड लेके चल रहा हूँ।
आप इसको देखिए और मेरे विश्लेषण को भी परखिए और उसको ब्रह्म वाक्य ना मानते हुए स्वयं का विश्लेषण भी करिए। इसमें कुंडली जो मैंने दिया है, इसमें क्या था कि इसमें जन्म का समय इतने आसपास था कि 2 लग्न बन रहे थे। एक लग्न था मेष लग्न, दूसरा था वृषभ लग्न। तो मैंने इसमें अपना वृषभ लग्न को माना। लाल किताब की कुंडली में हालांकि वृषभ लग्न में 2 की जगह 1 का नंबर आ जाएगा, लेकिन लाल किताब कुंडली में भी चूंकि वैदिक को नकारा पूरी तरह नहीं नकारा गया है, इसलिए मैं उसके वृषभ लग्न में ले रहा हूँ और इसके लग्न में केतु बैठा हुआ है। अब आप लोगों ने मुझसे पूछा कि केतु मैंने जो लग्न में बिठाया है, ये वृषभ लग्न, वो किस हिसाब से लिया है, क्या तरीका है। इसलिए मैं ये कुछ पॉइंट्स आपको दे रहा हूँ। केतु मंगल में टक्कर कैसे, यहाँ पर जो केतु रखा है, केतु की पोजीशन लगन में है और मंगल जो है 8वें घर में है, तो इन दोनों में टक्कर की पोजीशन है। 6-8 की स्थिति बन रही, केतु लग्न में बैठ के उसको टक्कर मार रहा। तो ये मैंने लिया है। इसके बाद लाल किताब के आधार पर मैंने प्रश्न कुंडली बना के जो घंटा मिनट सेकंड्स की कुंडली बनती है उसके हिसाब से लिया। वो मैं डिटेल इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि ये सब चीज़ें मैं आखिरी में आपको देने वाला हूँ। जब ये लाल किताब के चैप्टर्स आगे एडवांस स्टडीज़ में आएंगे तब मैं आऊँगा इस पर। अभी तो सिर्फ आपने जो अनुरोध किया है उसका आधार मैं बता रहा हूँ कि मैंने ये कैसे किया है। अभी आपको सिर्फ जिज्ञासा थी आपकी वो शांत करने के लिए। तो हुआ क्या है कि जब ये केतु और मंगल की टक्कर हुई, तो केतु और मंगल के टक्कर में इनके साथ एक्सीडेंट्स भी हुए। बचपन में इन्होंने मुझे बताया है, ऐसा कुछ नहीं कि मैं अंतर्यामी हूँ तो मैं देख के बता रहा हूँ। इन्होंने मुझको डिटेल दिया कि ये बचपन में ऊपर से गिरे थे और इनको चोटें आई थी। तो केतु की चोट के निशान इनके चेहरे के आसपास भी गई, गर्दन के आसपास भी गई। तो जो वृषभ लग्न की स्थिति है वो यहीं होती है, गर्दन के आसपास की स्थिति होती है। तो वहाँ पे चोट दिखा और इसमें क्या हुआ है कि उसमें निशान जो आए हैं उसको मैंने कंसीडर किया। तो हमने इसमें केतु को लग्न बिठाया और प्रश्न कुंडली, और इसके हिसाब से प्रश्न कुंडली का ये होता है कि जैसे हमने प्रश्न कुंडली बनाया तो उसी क्षण का बनाते जिस क्षण हम जजमेंट कर रहे हैं। मतलब जैसे हम बैठे हैं किसी भी टाइम में हमने अपने सामने वो लग्न कुंडली रखा है जिसका हमको बर्थ लग्न को करेक्ट करना है, तो हमने उस टाइम का जो कुंडली है वो प्रश्न कुंडली बनाते हैं। फिर लाल किताब की कुंडली में जो विधियाँ दी हुई हैं घंटा मिनट सेकंड करेक्शन के हिसाब से वो कर लेते हैं। तो ये चीज़ मैं आपको आगे चल के बताऊँगा, इसलिए अभी नहीं कर रहा हूँ कि ये अलग है। ये इसमें इतनी अभी से बता दूँगा तो आगे का कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला। दूसरी चीज़ है, आपने ये बोला कि इनके इस हिसाब से ये जितनी चीज़ें हैं, कई चीज़ें अशुभ हो रही हैं, तो इनको इतना शुभ कैसे मिलेगा। तो मैं धीरे धीरे इस पॉइंट पे आ रहा हूँ जैसे मुझको याद आता है या जो मैंने इसमें लिखा हुआ है कि पहले आपने बोला है कि शनि चूँकि 10वें घर में बैठा है और 10वें घर में बैठा है, धोखे का ग्रह होता है। तो मैं आपको साफ बता दूं कि धोखे का ग्रह का जिक्र जो लाल किताब में दिया गया है उसका मतलब ये नहीं होता कि धोखे का घर मतलब हमेशा आपको बुरा ही करेगा। बुरा नहीं, अच्छा भी करता है। मतलब ये एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं धोखे का ग्रह, मतलब कि अच्छा करेगा तो बहुत अच्छा कर जाएगा और बुरा करेगा तो बहुत बुरा कर जाएगा। ये अच्छाई ये बुराई मैंने अपने अनुभव से जाना है उसको। हालांकि लाल किताब में बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं इसको जजमेंट करने के लिए, वो उतने सारे पॉइंट में जाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे और उन जो फैक्टर्स दिए हैं वो आगे मैं करूँगा ही करूँगा। लेकिन अभी मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैंने ये पाया है कि धोखे का ग्रह अच्छा करेगा या बुरा करेगा। यहाँ मैं नंबर 10 पे आए हुए ग्रह के बारे में बात करूँगा। नंबर 10 पे आए हुए ग्रह को धोखे का ग्रह बोलते हैं
और इस धोखे के ग्रह का इंटरप्रिटेशन ये लगा लिया जाता है कि ये तो हमेशा नुकसान ही करता है व्यक्ति का। ऐसा नहीं है, ये बहुत ही तीव्र ग्रह होता है कि जो या तो नुकसान करेगा या फ़ायदा करेगा, ये न्यूट्रल नहीं रहता है। इसलिए इसको धोखे का ग्रह या सडननेस का ग्रह बोला जाता है। इसके भी कंडीशन है, ये अशुभ भी देता है और शुभ भी देता है। अब अशुभ फल कब देगा कि अगर ये 10वें घर में कोई ग्रह बैठा है तो धोखे का बोला जा रहा है, तो उस कंडीशन में 8वें खाने में इसका दुश्मन होना या अशुभ ग्रह होना चाहिए। अर्थात यहाँ जैसे शनि बैठा है यहाँ पर अपने 10वें घर में, तो अगर 8वें में इसका दुश्मन सूरज बैठ जाए तो ये दुगना असर देगा। कौन सा? मंदा असर देगा। लेकिन इसमें भी एक और कंडीशन आती है कि दूसरे में अगर खाना नंबर 2 में इसके दोस्त हो या शुभ ग्रह हो, और इसी कंडीशन में 8 नंबर जैसे मैं बताया कि उसमें उसके दुश्मन हो, तो दोनों फल मिलते हैं। लेकिन पहले शुभ आएगा, शुभ फल मिलेगा, उसके बाद अशुभ फल मिलता है। ये एक कंडीशन आती है इसमें, बड़ी विचित्र सी चीज़ है। अगर मान लीजिए दूसरे या 8वां घर खाली हो तो 3, 5 या 11 के ग्रह को मदद के तौर पर हम लेते हैं। लेकिन फाइनल देखिए, फाइनली इसका डिसीजन शनि लेता है। अगर सभी कुछ खाली हैं और सभी में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो शनि की अच्छी या बुरी हालत से इसका डिसीजन लेते हैं। तो शनि मेरे ख्याल से अच्छी हालत में है। शनि 10वें घर में है, अपनी राशि का है, और ये इसके ऊपर अशुभ असर नहीं है। इसके असेसमेंट का एक सिंपल तरीका है कि आप देख लीजिए कि धोखे के ग्रह जहाँ बैठा है उसकी जड़ में कौन सा ग्रह बैठा है, उसका दुश्मन बैठा है, अशुभ ग्रह बैठा, कौन बैठा है। अब जैसे शनि बैठा है तो शनि की जड़ में अगर उसका कट्टर दुश्मन सूरज बैठ जाएगा तो वो धोखे का ग्रह बुरा नतीजा देगा जब जब उसका टाइम आएगा। लेकिन अगर उससे कोई मित्र ग्रह बैठ जाता है तो वो शुभ फल देने लगता है। अब आप यहाँ देखेंगे कि शनि जो है 10वें घर में बैठा है, धोखे के ग्रह के पोजीशन में बैठा है, लेकिन वह जो है अपनी राशि का है, कुंभ राशि का है, और उसकी जड़ मतलब कुंभ राशि में या उसकी मकर राशि में कोई भी दुश्मन नहीं बैठा है, तो ये इसको शुभ फल देगा। और ये 10वां घर अपना प्रोफेशन का होता है, इसलिए प्रोफेशन के में शुभ फल देगा। अब ये शुभ फल और कैसे बनता है इसको मैं डिस्क्राइब करता हूँ, और अशुभ फल कौन सा इसको मिल रहा है ये भी मैं डिस्क्राइब करता हूँ। शुभ फल में जो है, सबसे पहले आप देखिए कि इनके 7वें भाव में पंचायत बैठी हुई है। लाल किताब में पंचायत को अच्छा बोला गया है। शर्त ये रखी गई है कि उस पंचायत में एक राहु केतु शामिल हों, लेकिन बुध शामिल नहीं। बुध का शामिल ना होने का मतलब है कि बुध उस चीज़ की जो परसेंटेज ऑफ सक्सेस है उसको वो थोड़ा कम कर देता है। अब चूँकि यहाँ बुध भी बैठा है पंचायत में, तो शुभ तो है, 5 ग्रहों का जो पंचायत बन गया वो शुभ है। तो बुध की वजह से जो 100% होना चाहिए था वो 90% में आ गया है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और आ गई कि ये सक्सेस कब मिलेगी, जब बुध का पीरियड्स पास हो जाएगा, मतलब 34 साल की आयु के बाद पूरी तरह से शुभ फल इनको मिलने लगेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि इसके इस आयु के पहले इनको नहीं मिलेंगे, इस आयु के पहले इनको मिलेगा। लेकिन कहते हैं कि ये जो स्थिति बनी है इसको अंग्रेजी में एक वर्ड पे बोला गया है, सक्सेस आफ्टर टीयर्स, मतलब बहुत मेहनत करने के बाद ये सक्सेस इनको मिलेगी। 34 के पहले जो भी सक्सेस इनको मिलना है वो बहुत मेहनत करने के बाद मिलेगी, लेकिन 34 के बाद जो भी इनको मिलेगी वो बिल्कुल जैसे बहुत ही भाग्यशाली व्यक्तियों को मिलती वो मिलेगा। अर्थात इनको 5 ग्रहों की पंचायत का फल इनको मिलना शुरू हो जाएगा। अब ये इनिशियल जो सफरिंग्स इनकी लाइफ में हो रही हैं वो क्यों हैं, वो एक तो मैंने बताया बुध ने अपना ताला लगा रखा है तब तक के लिए,
लेकिन उससे भी बड़ा फैक्टर है जो मंगल बैठा हुआ है 8वें घर में। ये मंगल 8वें घर का मंगल बद का इंडिकेशन देता है, मतलब ये हर काम को कहीं ना कहीं अंतिम स्थिति में रोक देता है, जिसकी वजह से अभी तक इनका तो अभी फील्ड है, नौकरी का क्षेत्र है, उसमें इनको सक्सेसफुल नहीं मिल रही थी कि मंगल बद का प्रभाव हर जगह आ जाता है। तो इसीलिए मैंने इनको बोला था कि आप चिंता न करें, आप समय का इंतज़ार करें, सफलताएं आपके फ्यूचर में आपका रास्ता देख रही हैं, तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। परमपिता परमेश्वर किसी को भी अगर कोई तकलीफ़ देता है तो उसकी भरपाई भी वो ब्याज समेत करता है, इतना आप ध्यान रखिए। अब ये एक ह्यूमन नेचर है कि वो ब्याज को कमतर महसूस करके बोलते हैं हमें तो कुछ नहीं मिला, तो उसका तो फिर कोई इलाज नहीं है। एक बहुत पुराना मैंने एक गाना सुना था किसी फिल्म का कि बहुत दिया देने वाले ने तुझको, आंचल ही न समाए तो क्या कीजिए। देने वाला तो आपकी काबिलियत और आपकी किस्मत के हिसाब से बहुत देता है, लेकिन आप फिर भी उसको रोते रहते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है। तो यहाँ पे इनको मैंने धीरज रखने को बोला है। 5 ग्रहों का बता दिया, पंचायत का बता दिया। और दूसरी बात अब आते हैं केतु के और एस्पेक्ट्स क्या हैं। अब मैंने केतु का बताया था कि केतु और राहु ये ऐसे ग्रह होते हैं कि जो शिखंडी का काम करते हैं, दूसरा उस ग्रह का रूप धारण कर लेते हैं जिस राशि में बैठे होते हैं उस ग्रह का। अब यहाँ पारंपरिक राशि के हिसाब से वृषभ लग्न है। वृषभ लग्न का जो मालिक है शुक्र है। शुक्र मेरे हिसाब से मैंने जो भी देखा है ये 7वें भाव में बैठा है, केंद्र में बैठा है, तो ये किस्मत का ग्रह बन गया है। अब ये शुक्र जो है पहले घर के सेहन का मालिक भी है, अर्थात शुक्र पहले घर का मुंसिफ भी है, मतलब वहाँ के फैसले शुक्र करता है। अब केतु ने शुक्र का रूप धारण किया हुआ है, और शुक्र का रूप धारण किया हुआ है तो किस प्रकार का रूप धारण किया है, शुभ है कि अशुभ है। यहाँ पर केतु शुभ है, लेकिन चूँकि केतु का इन्वॉल्वमेंट शुक्र के साथ हो रहा है, और केतु का नेचर होता है कि किसी भी चीज़ को, इमोशन को, इवेंट को वो कट करता है, तो इनके इमोशन में भी बहुत से उतार चढ़ाव और कटिंग होती रहेगी। ये तो इनके इसमें है। इमोशनली ये भले ये मतलब प्रैक्टिकली बहुत जगह इन्वॉल्व ना हो या कहीं ना इन्वॉल्व हो, लेकिन इनके जो सपने हैं, मानसिक सपने या रूमानियत के सपने, ये जरूर चालू रहेंगे। एक ये फैक्टर है जो इनको अपने पास से डाइवर्ट करता है, इनको डिस्टर्ब करता है। तो इनको जो है इन चीज़ों पे थोड़ी अंकुश रखनी पड़ेगी कि इस तरह के जो ख्यालात हैं इनके ऊपर हावी ना हो, इनको डिस्टर्ब करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली ये कुछ करेंगे नहीं, लेकिन मेंटली ये जो लहर होगी राहु की लहर, मैंने क्यों बोला कि 7वें भाव में राहु है, वहाँ शुक्र के आसपास ही मौजूद है, तो ये मेंटल लहर तो क्रिएट करेगा शुक्र की, क्योंकि शुक्र का सीधा सीधा प्रभाव लगन में है। तो शुक्र से संबंधित जितने प्रभाव हैं, अच्छे प्रभाव तो एक तरफ छोड़ दीजिए, जो बुरे प्रभाव हैं उनके ऊपर ज़रूर कंट्रोल करना चाहिए इनको। तो ये है, तो 5 ग्रहों का जो योग बना है ये इनको प्रोफेशनल लाइफ में इनको सक्सेस देगा, लेकिन जिसको कहना चाहिए ना एक किक स्टार्ट लाइफ की, वो इनको 34 के बाद मिलेगी। 34 बुध का समय होता है, बुध के समय के बाद बुध अपना ताला खोल देगा, तब ये आगे चले जाएंगे। और लगन मैंने किस तरह से फिक्स किया है, केतु को मैंने प्राइम मतलब एक बनाया है क्लू, उसके हिसाब से मैंने लगन पे आया है, क्योंकि मेष के हिसाब से इनकी जो पर्सनैलिटी है वो भी नहीं मैच नहीं करती, वृषभ राशि के हिसाब से मैच करती है। और इनके साथ जो इंसिडेंट हुआ, जब जब लगन में बैठे ग्रह की और 8वें ग्रह का टक्कर हो जाता है तो कुछ दुर्घटनाएं ज़रूर घटती हैं लाइफ में। तो ये मैंने आपको बताया कि मैंने किसके कैसे हिसाब से इसको फिक्स किया है। ये एक शॉर्ट मैंने आपको बताया है, आप इसको डिटेल में अपने आप काम कर सकते हैं। मैं डिटेल इसलिए कर रहा हूँ कि मैं अभी ये वाले प्रोजेक्ट में बिज़ी हूँ जो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ रेगुलर में
दिमागी खाने और इल्म सामुद्रिक और कुंडली के खाने से संबंधित। तो वो चूँकि एक बहुत बड़ा टॉपिक है, भारी भरकम टॉपिक है, मुझे भी थोड़े उसके लिए रिलैक्सेशन की ज़रूरत थी, तो मैंने हल्के टॉपिक शुरू करना चाह रहा था। हल्के टॉपिक का मतलब ये नहीं है कि वो मतलब इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। वो टिप मैं जो आपको दूंगा उससे आप लाल किताब को एनालाइज करने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी। मैं लाल किताब में बहुत सारे चीज़ें दी हुई है एक चीज़ के लिए, तो मैं बहुत सारी चीज़ों को नहीं बताऊंगा आपको, मैं सिर्फ वो बताऊंगा जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से पाया है इन चीज़ों के अंदर। तो उससे मेरा ख्याल है आपको लाल किताब को सोचने समझने में आसानी हो जाएगी, फिर आप अपने फार्मूले निकाल सकते हैं। लाल किताब आपको एक रास्ता दिखाता है कि आप अपने फार्मूले डेवलप करिए। कई ऐसे उपाय हैं जो लाल किताब में दिए हुए ही नहीं हैं, लेकिन वो चीज़ें आपको एक्सप्लोर करनी पड़ती हैं, सिंपल चीज़ें निकालनी पड़ती हैं। तो मैं ये चीज़ें आगे चल के आपको बताने वाला हूँ। और मैंने जैसा आपसे प्रॉमिस किया है कि ये 2021 में ही मैंने जो एक किताब संकलित किया है, मैं लेखक इसलिए नहीं बोलता कि मैं लेखक हो भी नहीं सकता, क्योंकि लाल किताब मैंने लिखा ही नहीं। लाल किताब स्वर्गीय पंडित जी ने लिखा है, उसके बाद और भी विद्वानों ने उसमें अपने इंटरप्रिटेशन डाले हैं। तो मैं इन सारी चीज़ों को लेके अपने तरीके से और अपने रिसर्च को इसमें मिला के आपके सामने जो डाल रहा हूँ वो लाल उस किताब में संकलित हैं। तो उस पर भी मैं फिनिशिंग टच दे रहा हूँ, क्योंकि वो करीब करीब पूरी हो चुकी है। जैसे ये पूरी हो जाती है और ये फिनिशिंग टच पूरी हो जाती है तो मैं उसको फ्री में अवेलेबल करा दूँगा। वो फिर आपके काम की चीज़ होगी। 300 से 350 पेज की है वो आपके काम में आएगी। तो मैं इन चीज़ों में अभी बिज़ी हूँ, तो ये टॉपिक बीच में आ गया, इसलिए मैं और आपका जैसे मैंने बताया कि आपका अनुरोध मेरे लिए आदेश है, तो वो मैंने आपको बता दिया है। तो ये आप देख लीजिए कि मैंने किस तरह से ये लगन को फिक्स किया है। आप भी कर सकते हैं। आपके पास कोई ऐसा मसला आए और जब आप अपने कुर्सी टेबल लेके बैठे कैलकुलेशन कर रहे हैं या अपने गद्दी पे बैठे, तो उस वक्त को लेके आप जो प्रश्न कुंडली बनाएंगे उससे आप मैच करके देख लीजिए कि आपने जो लग्न निकाला वो सही हो रहा है कि नहीं। और दूसरी चीज़ जो है, इसको शायद कई लोग ना माने, जो मैंने बहुत पहले एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने बताया था कि आप डाउजिंग मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं। डाउजिंग मेथड मतलब पेंडुलम लटका के एक एक करके, जैसे आपने निकाला 1 और 2 कौन सा लग्न सही है, तो पहले 1 पे बायां हाथ रख के और पेंडुलम को दाहिने हाथ में पकड़ के आप देखिए। वो मेथड आपको देखना है तो पुराने वीडियो पे आपको मिल जाएगा। तो जिसमें पेंडुलम की कंसेंट मिल जाती है तो वही चीज़ लगन बन जाएगी। ग्रहों के शुभ अशुभ में भी ये पेंडुलम डिविनेशन बड़ा काम में आता है। ये मैंने खुद किया है और आज भी करता हूँ। तो मेरा ख्याल है मैंने आपके सभी सवालों का जवाब दे दिया है, और आगे इसके बाद मैं फिर रेगुलर कुछ हल्के फुल्के वीडियो डालूँगा लाल किताब के ही, और फिर रेगुलर दिमागी खाने पर जैसा चल रहा था वैसे ही चलेगा। और आपके एक अनुरोध और है, मतलब मेरे लिए जो आदेश है कि मैं अपने पैरानॉर्मल अनुभव भी आपको बीच बीच में बताऊं, तो वो भी बताऊंगा मैं आपको। इस तरह से मैं मिक्स उस पर चलूँगा जिससे मेरे 3 पर्पस सॉल्व हो जाएं, एक दिमागी खाने का, एक किताब का जो फिनिशिंग टच दे रहा हूँ वो, और जो आपकी ऑर्डर्स हैं पैरानॉर्मल वाला वो। तो एक बात मैं और ऐड करना चाह रहा था जो कि मैं अभी बताना भूल गया, कि यहाँ पे मैंने देखिए जो चार्ट लगाया है, कुंडली के चार्ट के नीचे लिखा है मैंने, बुध की डिग्री लिखी है 14 डिग्री और शुक्र की लिखी है 18 डिग्री। वो क्यों लिखी है? वो इसलिए लिखी है कि बुध भले ही युति में है, एक ही घर में बुध और शुक्र मौजूद हैं, लेकिन बुध शुक्र से पीछे मौजूद है। कभी कभी क्या होता है, खाने में शुक्र आगे होता है बुध पीछे होता है, या बुध आगे होता है शुक्र पीछे होता है। तो ये एक स्टैंडर्ड थ्योरी है कि अगर शुक्र आगे है और बुध पीछे है तो एक शुभ स्थिति बनती है किसकी? शुक्र की,
क्योंकि बुध जो है अपनी लगाम बुध पे शुक्र पे डाले रखता है, तो शुक्र बहुत इधर से उधर नहीं हो पाता, मतलब थोड़ा बहुत इधर से उधर हो जाएगा, लेकिन जनरली शुभ रहेगा वो, और ज़्यादा भटकाव उसमें नहीं रहेगा। तो इसलिए मैंने ये डिग्रीज डाली हुई हैं, ये मैंने थोड़ा बताना भूल गया था तो ये बता रहा हूँ। तो ये शुभता का इंडिकेशन है कि लग्न का मालिक, सेहन का मालिक और 5 ग्रहों की युति में जो पंचायत बनी है उसमें जो पार्टिसिपेंट है वो शुभ है। इसलिए इनकी कुंडली में जब बुध का बैरियर ख़त्म होगा 34 साल में, तो अच्छा फल ही इनको मिलेगा।